continue our discussion in this political science paper 2 lecture series on Napier, and today we're going to discuss the powers of the US Senate. Now, again, I would like to reiterate what we had earlier discussed कि US operates under the system of checks and balances or separation of powers और सब में Assalamu alaikum everyone. We're going to continue our discussion in this political science paper 2 lecture series on Napier, and today we're going to discuss the powers of the US Senate. Now, again, I would like to reiterate what we had earlier discussed कि US operates under the system of checks and balances or separation of powers और सब में multiple checks and balances और veto points हैं on each other to limit each other, and that is clearly depicted in the powers of the US Senate. Some quick introduction. US Congress is bicameral. इसका lower house House of Representatives है और upper house Senate है. It was formulated through the Great Compromise of 1787, which defined the legislative structure under the US Constitution. Later in 1789, Constitution was passed. In 1791, the first president was elected, I think. Roger Sherman was the member who proposed that there should be bicameral legislature, along with proportional representation of states in the lower house, यानी कि आबादी के तनासुब से, जिस तरह हमने बाइकेमरलिज्म की थ्योरी में पढ़ा था कि लोअर हाउस में आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स होने चाहिए, तो फॉर जिस तरह पाकिस्तान में भी है कि पंजाब से नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की सीटें कम हैं. मगर इसी तरह यूएस के अंदर फॉर इंस्टेंस कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट ज़्यादा हैं, लेकिन मेन में फॉर इंस्टेंस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स कम है. बट जो सेनेट है उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स, तमाम स्टेट्स की एक जितनी सीट्स होंगी. बट रिक्वायर्ड द अपर हाउस ऑफ सेनेट टू बी वेटेड इक्वली अमंग द स्टेट्स, एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ अमेरिकन फेडरल सिस्टम. हमने ये भी डिस्कस किया था दैट व्हाई सेनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म एंड फेडरेशन in our earlier discussion in Pol Sci 1 regarding federalism. Currently, there are 100 US Senate ने जो allocate किया Constitution है, there are total 100 members of US Senate, and there are 50 states. So it goes without saying that each state has 2 members, 2 senators. तो 50 रियासतें हैं, 100 total members होते हैं, तो हर रियासत से 2 senators होते हैं. तो this is the chart that shows कि currently किस पार्टी के कितने अभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. रिपब्लिकन पार्टी के 53 सेनेटर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सेनेटर्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं. वन ऑफ देम इज बर्नी सैंडर्स, आई थिंक. Composition in life. So there are 100 members in the US Senate. They are elected for 6 years and 1/3 retiring and up for election every 2 years. बेसिकली होता ये है कि हर 2 साल बाद यूएस सेनेट का इलेक्शन होता है, जिसके अंदर 1/3 यूएस सेनेटर्स की 6 साल की टर्म कंप्लीट हो जाती है. तो वो इलेक्शन की इंट्रोडक्शन इस तरीके से सीक्वेंस्ड है शुरू से कि हर 2 साल बाद 1/3 सेनेटर्स की 6 ईयर टर्म कंप्लीट होती है. तो इसलिए उनका इलेक्शन 1/3 सेनेटर, 1/3 ऑफ द सेनेट चेंजेस एवरी 2 years बेसिकली. रिटायरिंग सेनेटर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. सेनेटर्स पहले, जो कि हमने पढ़ा भी था कि यूएस एक एक्सेप्शन है बाइकेमरल सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि जो अपर हाउस है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरली डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होती, क्योंकि आप जनरली चेंबर ऑफ स्टेट्समैन बनाते हो उसे, आप तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. जैसे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, यूके में भी इनडायरेक्ट तरीके से अपॉइंट होते हैं हमारे सेनेटर्स, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी. यूके में वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट उसके अंदर. तो इलेक्शन का प्रिंसिपल, बेसिकली पॉपुलर इलेक्शन का प्रिंसिपल अपर हाउसेस में जनरली फॉलो नहीं होता, सेनेट्स में नहीं फॉलो किया जाता. और एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर व्हाई दैट इज़ नॉट फॉलोड, बिकॉज आपने वहाँ पर पॉपुलर विल का, पॉपुलर चेंबर नहीं है सेनेट. लोअर हाउस इज कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलर चेंबर. अपर हाउस में बेसिकली डिलिबरेटिव चेंबर होता है. तो सेनेट, लेकिन यूएस इसकी एक्सेप्शन है कि वहाँ पर पहले डायरेक्टली वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू इलेक्ट होते थे, सिमिलर टू हाउ पाकिस्तान इंडिया सेनेटर्स गेट इलेक्टेड. बट आफ्टर 17th अमेंडमेंट इन 1913, वन ऑफ द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस इन द प्रोग्रेसिव एरा, द सेनेटर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड.
क्वालिफिकेशन क्या है एक सेनेटर बनने की? यू शुड हैव एटलीस्ट 30 years of age, resident of the US for 9 years at least, resident of the state at the time of the election, must not be holding any office of profit under the government of US. Now let's go to the powers of the US Senate. क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है कि द US Senate is the most powerful upper chamber in the world. दुनिया में जितनी अपर चेम्बर्स हैं, जितनी सेनेट्स हैं, उनमें US Senate सबसे ज़्यादा पावरफुल है. Also, that American Senate is the saucer in which the boiling tea of the House is cooled. Basically, it's a very cliched expression which is just saying कि Senate बहुत important है, Senate बहुत powerful है, Senate एक deliberative chamber है, और Senate हाउस की बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक कर सकती है. यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी होती है सेनेट की. तो इन दोनों चीज़ों में हम यही देखेंगे. बेसिकली आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि दुनिया में जहाँ पर कहीं भी बाइकेमरल निज़ाम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है. क्योंकि लोअर हाउस, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो लोअर हाउस पॉपुलर चेंबर है, लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको पावर ज़्यादा देते हो. तो हमेशा लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है अपर हाउस से. अपर हाउस इज जनरली वीकर देन लोअर हाउसेस, बट यूएस के अंदर अपर हाउस इज मोर पावरफुल देन लोअर हाउस, which automatically makes it the most powerful upper house in the world, because दुनिया में किसी और सेनेट के पास इतनी पावर्स नहीं हैं जितनी अमेरिकन सेनेट के पास है. Now what are those powers? Those are a lot. Let's get on with them. The first legislative power. Senate enjoys equal and coordinative legislative authority with the House of Representatives. जिस तरीके से लोअर हाउस बिल इनिशिएट कर सकता है उसी तरह सेनेट भी इनिशिएट कर सकती है बिल को. ऑर्डिनरी बिल्स में भी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस. लेकिन जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है कांग्रेस की वो ये शो करती है कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बिल हैं तारीख में जो रहे यूएस की, वो पहले सेनेट में ओरिजिनेट किए हैं, सेनेट से फिर पास होके वो हाउस में गए. अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट आ जाए अमेंडमेंट्स के ऊपर, कि फॉर इंस्टेंस सेनेट ने एक बिल पास किया, वो पास करके हाउस में भेजा, हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, यानी कि बिल की एग्जैक्ट नेचर पे डिसएग्रीमेंट आ जाए, तो यूएस में सिस्टम ये है, उसका मोटस ऑपरेंडी ये है कि एक कॉन्फ्रेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है विच कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 members that resolves the deadlock. Again, the constitutional history, the legislative history of the US shows that it is generally the Senate जिसका point generally dominate करता है. That conference committee is also composed of the legislators equally divided between upper and lower house. Not always equally क्योंकि odd number है, precisely for this reason. But there is an thing called the origination clause or the revenue clause. अगर मैं कंपैरिजन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं तो पाकिस्तान में यह है कि जो मनी बिल्स हैं, ऑल दी बिल्स दैट रिलेट टू डिसबर्समेंट्स ऑफ मनी, बजट फॉर इंस्टेंस, आर पास्ड ओनली इन द लोअर हाउस. पाकिस्तान में भी आम कानून साजी इसी तरीके से होती है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पहले नेशनल असेंबली में गई, नेशनल असेंबली ने उसको पास किया, फिर वो सेनेट में गई और फिर सेनेट ने उसको पास किया. लेकिन जो मनी बिल है या बजट है, बजट सेनेट में अप्रूवल के लिए नहीं जाता, बजट को सिर्फ नेशनल असेंबली अप्रूव करती है. और उसके पीछे लॉजिक ये है, जो कि दुनिया में बाकी भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स में यही प्रैक्टिस फॉलो होती है. द लॉजिक इज दैट मेरा पैसा मेरे नुमाइंदों की मर्जी से होना चाहिए. सेनेटर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मी, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट my MPs, my MNAs are directly elected by me, hence budget should only be passed by the lower house. No taxation without representation और democracy का fundamental cornerstone है कि मेरे पे कितना टैक्स लगेगा, मेरा पैसा कैसे स्पेंड होगा, मेरा टैक्स दिए हुए पैसे वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे, इन इफेक्ट मैं डिसाइड करूँगा. इसीलिए सेनेट को ये इख्तियार नहीं होता जनरली. बट अगेन यूएस इज एन एक्सेप्शन. यूएस में भी ओरिजिनेट नहीं कर सकता सेनेट में. देयर इज सम हिस्टोरिकल लेगेसी टू इट कि उन्होंने भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये अथॉरिटी नहीं दी थी सेनेटर्स को कि वहाँ से बिल ओरिजिनेट नहीं कर सकता. तो यानी रेवेन्यू रिलेटेड मनी बिल्स ओरिजिनेट नहीं कर सकते सेनेट में. लेकिन सेनेटर्स के पास वास्ट अमेंडमेंट पावर्स हैं यूएस के अंदर. तो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तो मनी बिल्स सेनेट में जाते ही नहीं हैं. पाकिस्तान में सेनेट में नहीं जाते और इंडिया में राज्यसभा में नहीं जाते. यूएस में वो उसमें सिर्फ ओरिजिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाउस के पास करने के बाद वो सेनेट से अप्रूवल उनकी ज़रूरी है. और सेनेट के पास अमेंडमेंट की पावर्स हैं. सेनेट चाहे तो कुछ भी चेंज कर दे,
टाइटल ऑफ द बिल, मनी बिल के अलावा अंदर सब कुछ भी बदल सकती है और फिर आगे से ऑब्वियसली वो कॉन्फ्रेंस कमेटी में चला जाएगा और फिर डेडलॉक रिजॉल्व होगा. बट दिस ऑल्सो काइंड ऑफ मेक सेंस बिकॉज यूएस सेनेटर्स हमारे सेनेटर्स की तरह इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इसीलिए वो डेमोक्रेसी की थ्योरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती क्योंकि यूएस सेनेटर्स भी डायरेक्टली इलेक्टेड हैं. तो इसलिए उनका मनी बिल्स पे कंट्रोल होना बेसिकली अवाम की कंट्रोल की ही नुमाइंदगी करता है उनके पैसे के ऊपर. Then Senate has executive powers. This is going to be easy for you to understand because हमने American president की powers discuss की हैं तो उससे ये comparable है. Appointments जितनी करता है president उसके लिए approval Senate की ज़रूरत है, जैसे हमने discuss किया military official, judges of federal judiciary, appointments of federal civil service, power to declare war rests with Congress, power to terminate war rests with the president. ये हमने discuss किया था पिछली दफ़ा भी. Then there's this concept of senatorial courtesy. प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के लोगों को अपॉइंट करता है और उनकी अप्रूवल वो सेनेट से लेता है. ठीक है, अब देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज वर्किंग इन द यूएस जिनकी टॉप नॉच पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट. Now, senatorial courtesy, as the name suggests, is कि president is expected to show courtesy to senators. वो courtesy क्या है? वो courtesy ये है कि अगर कोई president appointment करने जा रहा है किसी बंदे की for an office which is located in, for instance, New York State में, न्यू यॉर्क की रियासत के अंदर, न्यूयॉर्क स्टेट में अगर कोई फेडरल ऑफिस है, उधर कोई अपॉइंटमेंट करने जा रहा है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क के जो सेनेटर्स हैं उनकी मर्जी के बगैर उस बंदे को नहीं लगाएगा. अगर न्यूयॉर्क के सेनेटर्स को वो बंदा ठीक नहीं लगता तो प्रेसिडेंट उसको नहीं लगाएगा. सो द सेनेट एक्सपेक्ट्स दैट द प्रेसिडेंट इन नॉमिनेटिंग सर्टेन ऑफिस होल्डर्स विल सेलेक्ट पर्सन्स हु आर सैटिस्फैक्टरी टू द सेनेटर्स फ्रॉम द स्टेट इन विच द ऑफिसेज आर लोकेटेड. और अगर प्रेसिडेंट ऐसा ना करे, प्रेसिडेंट अगर वायलेट करे सेनेटोरियल कर्टसी को, यानी कि कैलिफोर्निया में फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है जो जिसका ऑफिस कैलिफोर्निया में लोकेटेड है और उधर कोई अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट, और कैलिफोर्निया के सेनेटर्स उस अपॉइंटमेंट की मर्जी नहीं देते, वो नहीं पसंद करते कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करे, तो बाकी सारे सेनेटर्स चाहे वो उसकी पार्टी के हैं या नहीं है, वो अपने सेनेटर का साथ देंगे प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन को ब्लॉक करने के. It is a long-standing, unwritten, non-official and non-binding political custom or a constitutional convention describing the tendency of U.S. senators to support a Senate colleague in opposing the appointment to federal office of a presidential nominee from that senator state. जो बात basically मैंने अभी आपको बताई. The practice is motivated by a general sense of collegiality among senators and the assumption that a Senate colleague will have the best first-hand knowledge of the personal character and qualification of nominees from his or her own state. कि अगर कोई बंदा किसी स्टेट से लगाया जा रहा है, उस बंदे की सबसे अच्छी क्वालिफिकेशंस का अंदाज़ा उस स्टेट के सेनेटर्स को होगा, इसीलिए उन सेनेटर्स की मर्जी ज़रूरी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर. Control over foreign affairs, again जैसे हमने डिस्कस किया कि all treaties and negotiations are concluded in the name of president, but they are subject to ratification by 2/3 majority of the Senate. The Foreign Affairs Committee of the US Senate exercises considerable influence over foreign policy of the US. इसके एग्जांपल हमने देखा कि कैसे वुडरो विल्सन की लीग ऑफ नेशंस को नहीं अप्रूव किया, ईरान न्यूक्लियर डील जो ओबामा ने पास की उसको सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया. तो फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है सेनेट. जुडिशल पावर्स, सेनेट कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट के तौर पे एक्ट करती है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ द यूएस. द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट आर प्रेफर्ड बाय द हाउस, जैसे कि अभी एज ऑफ ईयर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो हाउस में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें हाउस ने उसको इम्पीच किया है. The proceedings of conviction are to be conducted in the Senate. मगर convict करके उस conviction हमेशा Senate करती है उसकी. Proceedings are head by the Committee of Judiciary. Senate की different committees हैं, उनमें जो Committee of Judiciary है वो उसको head करती है, which is presided by the Chief Justice of the Supreme Court. Supreme Court का Chief Justice बैठता है Senate में आके और Committee of Judiciary उस proceedings को सुनती है, President अपने आप को testify करता है, जवाब देता है, witnesses बुलाए जाते हैं. इसमें एग्जाम्पल इज दैट एंड्रयू जॉनसन एंड बिल क्लिंटन हिस्टोरिकली वर इम्पीच्ड बाय द हाउस, बट सेनेट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, क्विट कर दिया था. एज ऑफ येट अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ने इम्पीच कर दिया उसे, मगर उसकी कन्विक्शन अभी तक इट्स गोइंग टू बी सीन दैट व्हाट सेनेट डज. मोस्ट लाइकली इट विल फेल बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ
defectors from Republicans for that to happen, which is unlikely. Again, Senate के पास judicial patronage है कि जितनी presidential nominations हैं judges of federal judiciary and Supreme Court, they are subject to Senate's approval. तो ये judicial patronage Senate के पास भी है. Constitutional amendments, House of Representatives के साथ साथ amendments proposal की powers Senate के पास भी मौजूद हैं. ये process है Constitution amendment का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इधर भी कांग्रेस, इधर भी सेनेट का रोल है और यहाँ पर भी सेनेट का रोल है. तो ये प्रोसेस की डेप्थ में जाए बगैर हम अगर आप सिर्फ अभी इसमें इतना लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी सिर्फ हाउस यूनिलैटरली नहीं कर सकता, सेनेट के पास की अप्रूवल ज़रूरी है और सेनेट अमेंडमेंट्स प्रपोज भी कर सकता है. दैट शुड बी इनफ. द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इज़ अ ह्यूज पावर इन्वेस्टेड इन सेनेट. They have a right to demand information about any administrative matter. They serve as eyes and ears of the American public. और ये आइडिया जो है, जो अमेरिकन सिस्टम को मेडिसोनियन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जेम्स मेडिसन ने फेडरलिस्ट पेपर्स लिखे थे जिनकी बेसिस पे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. तो इन फेडरलिस्ट 51 ही आर्ग्यूड दैट इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट विच इज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय मेन ओवर मेन, यू मस्ट फर्स्ट इनेबल द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द गवर्न and in the next place oblige it to control itself. यानी कि गवर्नमेंट को सेल्फ कंट्रोल बनाना है कि अगर वो बाकियों को अकाउंटेबल ठहरा सके लोगों को, तो अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहरा सके. और सेनेट की इन्वेस्टिगेशंस का जो प्रोसेस है, जो कमेटीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल के तहत है. जैसे वाटरगेट कमेटी बनाई गई जिसने वाटरगेट स्कैंडल को पूरा इन्वेस्टिगेट किया. इरान कॉन्ट्रा हियरिंग्स की गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ बनाई गई. आप दूसरी इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ भी देखते हैं. ये तो हो गई जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट किया. दूसरी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ भी सेनेट की हियरिंग्स होती हैं. जैसे मार्क जुकरबर्ग की फॉर इंस्टेंस हियरिंग हुई थी ऑन डेटा प्राइवेसी और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के ऊपर. दैट इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो कोट. दुनिया में जनरली अपर हाउसेज में इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज़ होती हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है, मगर वो इतनी फंक्शनल और इतनी पावरफुल नहीं है. यूएस सेनेटर्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यूएस के केस में. ये व्हाट मेक्स यूएस सेनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर इन द वर्ल्ड. जैसे हमने भी डिस्कस किया कि यूएस सेनेट ही वो वाहिद चेंबर है दुनिया में जो अपने लोअर हाउस से ज़्यादा पावरफुल है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि आर्ग्यूबली इट इज़ प्रॉब्ली द ओनली ऑर्गन विद सम डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स. वो अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए प्रेसिडेंट की जितने डिसीजंस होते हैं उनको रेटिफाई करके या नॉन रेटिफिकेशन करके डायरेक्टली सेनेट कंट्रोल्स द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. इसी तरह कोई फॉरेन ट्रीटी यूनिलैटरली कंक्लूड नहीं हो सकती बिकॉज रेटिफिकेशन चाहिए होती है सेनेट की, जिस तरह हमने डिस्कस किया. तो इस तरीके से ना सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि एक्सटर्नल पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है सेनेट. इसके मुकाबले में ऐसी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद नहीं है. ये कंपैरिजन भी अगर आप साथ साथ ड्रॉ करें तो इट विल गिव यू एडिशनल मार्क्स. देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. चूँकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमूमी तौर पे लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और वो वाला सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है. लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और हर एक का अपना अपना चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ऑपरेट करता है, तो सेनेट हाउस से ज़्यादा पावरफुल है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में लोअर हाउस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करता है, अकाउंटेबल भी ठहराता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज बोथ पार्ट एंड आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. तो लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में बन जाता है. Their system of checks and balances, framers of the constitution devised Senate as an active check both on lower house and other organs, executive and judiciary. They have smaller membership and long tenure. सेनेट का साइज़ छोटा है, 100 मेंबर्स हैं और 6 साल की उनकी टर्म है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 435 मेंबर्स हैं और 2 साल की सिर्फ टर्म होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में. तो छोटी मेंबरशिप और लॉन्ग टेन्योर का मतलब है कि अपना काम ज़्यादा सिक्योर तरीके से, ज़्यादा आसानी तरीके से और ज़्यादा असर्टिव तरीके से कर सकते हो. लोअर हाउस वाले अपने री इलेक्शन के चक्कर में ही लगे रह जाते हैं. जो मेंबरशिप है सेनेट की यूएस के अंदर, दैट कंसिस्ट ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस, जो लीगल लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज और वाइडर नॉलेज वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर सेनेट के लिए एस्पायर करते हैं. हैंस सेनेट बिकम्स सुपीरियर टू द लोअर कोर्ट्स इन इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, लीगल टैलेंट एंड पॉलिटिकल विजडम. Robert Byrd of Democrats has been the longest serving US senators from West Virginia for over 51 years.
चूँकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बाकी दुनिया में जो अपर हाउसेज हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं, तो उनके पास इतनी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी नहीं होती जितनी यूएस सेनेटर्स के पास होती हैं। उनमें आपस में सॉलिडारिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज सेनेटोरियल कर्टसी का प्रिंसिपल है। जब एफडीआर ने बाईपास करने की कोशिश की सेनेटोरियल कर्टसी को 1938, तो जो उसके अपने पार्टी के डेमोक्रेटिक सेनेटर्स थे वो उसके खिलाफ खड़े हुए। Hence, Senate acts as a one block. अमेंडमेंट किसी भी किस्म की प्रपोज कर सकती है यूएस सेनेट। जर्मेन यानी जो रेलेवेंट है टू द लॉ, एंड नॉन जर्मेन यानी कि बिल अगर मनी बिल है, यूएस सेनेट के पास ये भी पावर है कि वो उसमें मनी बिल के अंदर हेल्थ की बात शुरू कर दे। अगर हेल्थ का बिल है तो यूएस सेनेट के पास है कि वो अमेंडमेंट कोई एजुकेशन की कर दे। दुनिया में सेनेट्स में ऐसा अलाउ नहीं होता, पाकिस्तान में सिर्फ जर्मेन अमेंडमेंट्स पास करने का राइट। विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। I'll see you in the next lectures.